एक आयत का परिमाप 160 मीटर है, 160 मीटर है तथा उसकी दो आसन भुजाओं का अंतर 48 मीटर है, 48 मीटर है। तो उस वर्ग की भुजा ज्ञात करो। तो उस वर्ग की भुजा ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के समान है। तो उस वर्ग की भुजा ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के समान है। क्या आएगा? देखो, आपको कह रहा है एक आयत का परिमाप 160 मीटर है। परिमाप क्या होता है? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई कितना है? 160। एक बात ध्यान रखना, जब भी आपको परिमाप देना तो परिमाप में आप 2 का भाग दे दो। क्या कर दो? 2 का भाग दे दो। यहाँ 2 गुना में है तो कहाँ जाएगा? भाग में। भाग देते ही इधर क्या बचेगा? लंबाई प्लस चौड़ाई। आगे बात समझ में? जब भी परिमाप दिया जाए उसमें आप 2 का भाग दे दो, लंबाई और चौड़ाई का योग आ जाएगा। और कह रहा है 2 भुजाओं का अंतर यानी लंबाई और चौड़ाई का जो अंतर है वो है 48 का। ये बात तो बहुत बार रिपीट हो चुकी है कि जब भी 2 संख्याओं का एक बार तो योग दिया हो, एक बार अंतर दिया हो, अगर आपको बड़ी संख्या निकालनी है तो क्या करते हैं? दोनों को जोड़ते हैं और 2 का भाग देते हैं। अगर आपको छोटी संख्या निकालनी है, दोनों को घटाते हैं और 2 का भाग देते हैं। तो 80 में 48 जोड़ा तो कितना हुआ? 128। 2 का भाग देंगे 64। तो लंबाई तो कितनी आ गई? 64। 80 में से 48 घटाया तो बचा कितना? 32। 2 का भाग दिया 16। चौड़ाई कितनी आ गई? 16। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई आ गई। अब कह रहा है उस वर्ग की भुजा कितनी है जिसका क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर कह रहा है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 64। चौड़ाई कितनी है? 16। हमें तो वर्ग की भुजा चाहिए। स्क्वायर है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। क्या? 64 का रूट 8, 16 का 4, तो कितना आ गया? वर्ग की भुजा 8 चौके 32।
बस ये ध्यान रखो भी, जब भी आपको परिमाप दिया जाए आयत का या परिमाप पूछा जाए तो परिमाप दे तो उसमें 2 का भाग दे दो, लंबाई और चौड़ाई का योग आ जाएगा। अगर लंबाई और चौड़ाई दी जाए तो उनको जोड़ो और 2 से गुणा कर दो, परिमाप आ जाएगा। लिखें अगला, किसी वर्ग तथा आयत का परिमाप समान है। किसी वर्ग तथा किसी आयत का परिमाप समान है तो उनके द्वारा घेरे गए क्षेत्रफलों P तथा Q, कैपिटल में लिखना, उनके द्वारा घेरे गए क्षेत्रफलों P तथा Q के बीच क्या संबंध होगा? क्या ऑप्शन है P इक्वल Q, P लेस देन Q, P ग्रेटर देन Q और P लेस देन इक्वल Q। इसमें P क्या है? जो पहले आया नाम, यानी वर्ग का क्षेत्रफल। Q क्या है? आयत का क्षेत्रफल। नहीं है, देखो जैसे आपको कह रहा है एक वर्ग और एक आयत, दोनों का परिमाप क्या है? बराबर है क्या? मान लो इसका परिमाप है वो 40 है, इसका भी परिमाप कितना होगा? 40 होगा। इसकी भुजा क्या आएगी? वर्ग की भुजा, परिमाप क्या होता है? 4 गुना भुजा, यानी चारों भुजाओं का जोड़ 40 है, तो एक भुजा कितनी आएगी? 10 आ गई क्या? इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा? भुजा का स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100। और अभी बताया मैंने, जब भी आपको आयत का परिमाप दिया जाए, परिमाप में 2 का भाग देते ही क्या आ जाएगा? लंबाई और चौड़ाई का योग आ जाएगा क्या? और लंबाई और चौड़ाई का योग 20 है, तो इसमें कंडीशन क्या बन सकती है भी? लंबाई 19 हो सकती है, चौड़ाई 1 हो सकती है, ये 18 हो सकती है, ये 2 हो सकती है, ये 17, 3, 16, 4, 15, 5, 14, 6, 13, 7, 12, 8, 11, 9।
यही तो कंडीशन हो सकती है लंबाई और चौड़ाई की। उसके बाद 10-10 करेंगे तो वो तो बराबर होगी, फिर 9-11 करेंगे तो वही कंडीशन बनेगी। यानी लंबाई और चौड़ाई यही तो हो सकती है। और क्षेत्रफल क्या होता है आयत का? लंबाई गुणा चौड़ाई। 19 एकम 19, 18 दूनी 36, 17 और 3 है तो 51, 16 और 4 है तो 64, 15 पंजो 75, 14 छिके 84, 13 साते 91, 12 आठे 96 और 11 नौ 99। इसका मतलब है अगर आयत और वर्ग का परिमाप है वो बराबर है, इसका परिमाप जितना है उतना ही इसका परिमाप है, तो क्षेत्रफल वर्ग का कितना आया? 100 आया क्या? इसमें किसी भी केस में 100 आया क्या? 99 तक आ गया ना, 100 नहीं आया ना। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आयत और वर्ग का परिमाप बराबर है तो क्षेत्रफल किसका ज़्यादा होगा? वर्ग का ज़्यादा होगा। और वर्ग का क्षेत्रफल आपको क्या दिया था? P। किससे ज़्यादा होगा? Q से। तो ये बात ध्यान रखना, जब आयत और वर्ग में क्षेत्र परिमाप बराबर है, क्या बराबर है? परिमाप, तो क्षेत्रफल हमेशा किसका ज़्यादा होगा? वर्ग का क्या होगा? ज़्यादा होगा। दूसरी बात ये ध्यान रखोगे, अगर दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, क्या बराबर है? क्षेत्रफल, तो परिमाप हमेशा आयत का ज़्यादा होगा। किसका ज़्यादा होगा? अगर परिमाप बराबर है तो क्षेत्रफल किसका ज़्यादा होगा? वर्ग का। अगर क्षेत्रफल ही बराबर है दोनों का तो परिमाप हमेशा किसका ज़्यादा होगा? आयत का ज़्यादा होगा। आगे बात समझ में? एक बार तो ये लिख दो इसमें तो, और उसके बाद वो तो एग्जाम्पल लेके समझाया, अगर आप उतारना चाहो तो उतार सकते हो कि किसी भी केस में अगर दोनों का परिमाप बराबर है तो क्षेत्रफल जो है वो हमेशा वर्ग का अधिक होगा। ये तो मैं लिखवा दूंगा, इधर वाली बातें हैं ये तो मैं लिखवा दूंगा, अगर वो लिखना चाहो तो लिख सकते हो। लिखेंगे नोट लगा के। पहला लिखेंगे, यदि वर्ग और आयत का, यदि वर्ग और आयत का परिमाप बराबर है तो, यदि वर्ग और आयत का परिमाप बराबर है तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग का अधिक होगा। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग का अधिक होगा। दूसरा लिखेंगे, यदि आयत और वर्ग का, यदि आयत और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, यदि आयत और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है तो परिमाप हमेशा आयत का अधिक होगा। तो परिमाप हमेशा आयत का अधिक होगा। और अगर मैं ये कहूँ सभी चतुर्भुजों में, कैसा भी चतुर्भुज दे आपको ये कह दे सभी का परिमाप बराबर है, चाहे वो आयत हो, चाहे वर्ग हो, चाहे समचतुर्भुज हो, चाहे समांतर चतुर्भुज हो, चाहे समलंब चतुर्भुज हो, कौन सा भी हो, अगर आपको ये कहे सभी का परिमाप बराबर है तो क्षेत्रफल किसका ज़्यादा होगा?
जिसकी भुजाएं बराबर होंगी उसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, भुजाएं बराबर किसकी होती हैं? वर्ग की, तो वर्ग का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होगा। लिखेंगे यदि सभी चतुर्भुजों का यदि सभी चतुर्भुजों का परिमाप समान है तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग का सबसे अधिक होगा। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग का सबसे अधिक होगा। यानी ये ध्यान रखना, जिसमें भुजाएं बराबर होंगी ना उसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा मिलेगा। अगर हम त्रिभुजों की बात करें तो मैं कहूँ अगर सभी त्रिभुजों का परिमाप बराबर हो तो कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होगा? समबाहु त्रिभुज का, क्योंकि उसमें ही तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। आगे बात समझ में? त्रिभुजों में बात करें तो अगर सभी त्रिभुजों का परिमाप बराबर है तो क्षेत्रफल है समबाहु त्रिभुज का बराबर होगा। अगर चतुर्भुजों में बात करें तो वर्ग का सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, और अगर आपको कह दे कि सारी की सारी द्विविमीय आकृतियाँ, यानी उसमें वर्ग भी चतुर्भुज भी आते हैं, त्रिभुज भी आते हैं और वर्त भी आता है, सभी के सभी चतुर्भुज दे दे, वर्ग दे दे, त्रिभुज दे दे, वर्त दे दे, तो ये कहिए अगर सभी द्विविमीय आकृतियों का परिमाप बराबर है तो क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा किसका होगा? वर्त का सबसे ज़्यादा होगा। किसका होगा? वर्त का। उसके बाद किसका आएगा? वर्ग का। उसके बाद किसका आएगा? समबाहु त्रिभुज का। ठीक है, आगे बात समझ में? लिखेंगे और लिख लो, यदि सभी द्विविमीय आकृतियों का परिमाप समान है तो वर्त का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होगा। वर्त का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे यदि किसी वर्त वर्ग और समबाहु त्रिभुज के परिमाप समान है, यदि किसी वर्त वर्ग और समबाहु त्रिभुज के परिमाप समान है तथा क्षेत्रफल क्रम से सी एस और टी है, सी एस और टी है, तो निम्न में से सही कथन कौन सा होगा? निम्न में से सही कथन कौन सा होगा? पहला ऑप्शन है कौन सा सही होगा? सभी द्विविमीय आकृतियों का अगर परिमाप बराबर है तो क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा किसका होगा? वर्त का। और अगर आपको इन तीनों की ही बात करें, वर्त, वर्ग और समबाहु त्रिभुज में, तो सबसे ज़्यादा वर्त का होगा, उससे कम वर्ग का होगा, उसके बाद समबाहु त्रिभुज का होगा। तो सबसे ज़्यादा वर्त का, उससे कम स्क्वायर वर्ग का, उसके बाद ट्रायंगल त्रिभुज का। तो कौन सा केस होगा? चौथा।
ठीक है। और अगर आपको ये कह देना इन तीनों का परिमाप क्षेत्रफल बराबर है, तो परिमाप में क्या संबंध होगा, तो उल्टा हो जाएगा। आगे बात समझ में, त्रिभुज का परिमाप सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम है वर्ग का, सबसे कम है वर्ग का। ठीक है। अगर इन तीनों का क्षेत्रफल बराबर दे दे तो परिमाप सबसे ज़्यादा किसका होगा, त्रिभुज का होगा, उल्टा हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना। लिखें अगला क्वेश्चन। चार समान अधिकतम आकार की वर्ताकार प्लेटों को वर्गाकार कागज की शीट जिसका क्षेत्रफल 784 वर्ग मीटर है, जिसका क्षेत्रफल 784 वर्ग मीटर है, से काटा जाता है तो प्रत्येक प्लेट की परिधि कितनी है? प्रत्येक प्लेट की परिधि कितनी है? सबसे पहले तो त्रिज्या निकालेंगे। एक कागज है वर्गाकार, उसका क्षेत्रफल 784 दे रखा है, तो सबसे पहले इसकी भुजा निकालो और इससे 4 ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी से बड़ी आकार की वर्ताकार प्लेटें काटी जाती हैं। देखो क्या कह रहा है, एक वर्गाकार कागज की शीट है, उससे 4 ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम आकार की वर्ताकार प्लेटें काटी जाती हैं। वो ऐसे ही तो कटेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा इसी टाइप से काटी जाएंगी। चारों की चारों हैं वो आकार में बराबर होंगी भी। ठीक है। अब आपको कह रहा है, एक मिनट, इस टाइप से काटेंगे।
कह रहा है वर्ग की जो ये वर्गाकार प्लेट है इसका क्षेत्रफल है वो 784 है, तो इस प्लेट की भुजा है वो कितनी होगी? क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, इसका मान 784 दे दिया तो भुजा रूट आ जाएगी क्या? तो इस प्लेट की भुजा है वो कितनी आ गई? किसका वर्ग होता है ये? 28 का। यानी ये भुजा यहाँ से लेके यहाँ तक की 28 मीटर है और बराबर बराबर आकार की वर्ताकार प्लेटें काटी गई है। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 28 है, तो इस बिंदु से लेके और यहाँ तक की टोटल दूरी भी 28 ही होगी। आधी आधी इससे में तो बांटेगा, बराबर बराबर काट रहा है, तो इसका मतलब ये जो दूरी आई है ये टोटल कितनी होगी? 14 मीटर। ये भी कितनी होगी? 14 मीटर होगी क्या? और वर्त में ये क्या होता है? व्यास। व्यास 14 मीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? 7 मीटर। यानी प्रत्येक वर्ताकार प्लेट की त्रिज्या कितनी आई? 7 मीटर। आपसे पूछ रहा है प्लेट की परिधि कितनी है, और वर्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। 2 गुणा 22/7। आर का मान कितना आया? 7, तो कितनी आ जाएगी? 44 मीटर। उतार लिया? लिखेंगे एक वर्ग के अंदर एक वर्त बनाया गया। एक वर्ग के अंदर एक वर्त बनाया गया तथा उस वर्त के अंदर उस वर्त के अंदर 4√3 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज बनाया गया तथा उस वर्त के अंदर 4√3 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज बनाया गया, तो उस वर्ग का विकर्ण कितना होगा? उस वर्ग का विकर्ण कितना होगा? थोड़ा पानी लेके आ जाओ। कौन क्यों निकालना है यहाँ पर? क्यों निकालनी है? तो क्यों निकालनी है? समबाहु त्रिभुज नहीं दे रखा गया तो फिर, और समबाहु त्रिभुज के बाहर क्या बना है? वर्त। परिवर्त। परिवर्त और अंतःवर्त की त्रिज्या। समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई कितनी होती है? हाँ, और उसको जो केंद्रक है वो 2:1 में बांटता है। बड़ा हिस्सा परिवर्त की त्रिज्या, छोटा हिस्सा अंतःवर्त की त्रिज्या।
लास्ट क्लास में रिपीट भी हुआ था। देखो क्या कह रहा है, एक वर्ग है, वर्ग के अंदर बनाया गया है वर्ग, इस वर्त के अंदर बनाया गया है समबाहु त्रिभुज, और इस समबाहु त्रिभुज की भुजा आपको दे दी 4√3 सेंटीमीटर। हमने त्रिभुज वाली जो थ्योरी थी उसमें ये पढ़ा था कि समबाहु त्रिभुज में परिवर्त जो होता है, इसका जो केंद्र होगा और केंद्र से शीर्ष को मिलाने वाली जो भुजा होगी, ये क्या कहलाएगी, इसकी परित्रिज्या। और अगर इसको आगे बढ़ाएं तो ये क्या बन जाएगी, इसकी माध्यिका बन जाएगी या ऊंचाई बन जाएगी। यानी इसको केंद्रक है वो 2:1 में विभाजित करेगा। परित्रिज्या का मान क्या होता है, a/√3। अगर अंतः त्रिज्या निकालनी हो तो क्या होगा, a/2√3। आपको ये मान दे रखा है, इसकी भुजा दे रखी है, आप इसकी परित्रिज्या यानी कैपिटल R का मान निकाल लो। तो R का मान क्या आएगा, भुजा/√3। भुजा कितनी है, 4√3 और √3। तो इस वर्त की त्रिज्या कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। अब ये वर्ग है, वर्ग के अंदर ये वर्त बनाया गया है और इसकी त्रिज्या है वो 4 आ गई। तो इसका मतलब केंद्र यहाँ होगा और ये भी इसकी त्रिज्या बनेगी क्या, ये भी 4 होगी। मतलब ये जो पूरी लंबाई आएगी, इस वर्त का व्यास आएगा, वो इसकी भुजा के बराबर होगा क्या। तो वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी, इस त्रिज्या की दुगुनी आ जाएगी क्या, 4 × 2 8 सेंटीमीटर की आ जाएगी। और कह रहा है इस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करो। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, भुजा जो भी हो अगर आप उसको √2 से गुणा कर दो तो क्या आ जाता है, विकर्ण। तो कितना आएगा, 8√2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन दिखने में टफ है, अगर थ्योरी आपकी क्लियर है तो क्वेश्चन में पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, सीधा सीधा आंसर आएगा। उतार लिया, लिखें अगला। यदि किसी कमरे की लंबाई, यदि किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, यदि लंबाई को 10 मीटर कम कर दिया जाए, यदि लंबाई को 10 मीटर कम कर दिया जाए और चौड़ाई को 5 मीटर बढ़ा दिया जाए, और चौड़ाई को 5 मीटर बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है। तो क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है तो फर्श का क्षेत्रफल कितना है, तो फर्श का क्षेत्रफल कितना है।
देखो क्या कह रहा है, एक कमरा है, उसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से 20 मीटर ज़्यादा है। अगर चौड़ाई x मीटर है तो ये कितनी होगी, 20 मीटर ज़्यादा x प्लस 20 होगी। कह रहा है यदि लंबाई को 10 मीटर घटा दिया जाए, यानी अब लंबाई को कितना कर दिया, x प्लस 20 तो है ही, उसमें से 10 मीटर घटा दिया तो कितनी बची, x प्लस 10। और चौड़ाई को 5 मीटर बढ़ा दिया जाए, x है 5 बढ़ा दी तो कितनी हो गई, x प्लस 5। तो कह रहा है फर्श का जो क्षेत्रफल है वो अपरिवर्तित रहता है, और क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। बाद में लंबाई ये हो गई, चौड़ाई ये हो गई, लंबाई गुना चौड़ाई, ये भी क्षेत्रफल आएगा और ये भी क्षेत्रफल है। प्रश्न में कह रहा है क्षेत्रफल है वो दोनों कंडीशन में क्या है, बराबर है, तो इसको बराबर रख दो, करो गुना। x को x से गुना किया x स्क्वायर, प्लस 20 को x से गुना किया 20x, बराबर है। यहाँ गुना करने का तरीका क्या है, पहले ये x है इसको आगे वाले ब्रैकेट से गुना करो, इस x को इस x से गुना किया x स्क्वायर, प्लस 5 को x से गुना किया 5x। अब इस 10 को आगे वालों से गुना करो, 10 को x से गुना करें 10x प्लस 50, x स्क्वायर प्लस का इधर आएगा माइनस का होगा, कटेगा, काट दो यहीं पे, 5 और 10 15x, प्लस के है इधर आए तो माइनस के होंगे, इधर 20 है तो कितने बचे 5x, और 5x का मान कितना आया 50, और x का मान कितना आ जाएगा 10। आपको लंबाई निकालनी है तो लंबाई कितनी है, x प्लस 20, यानी 10 प्लस 20 कितनी 30 मीटर, और जो चौड़ाई है वो कितनी है x का मान कितना आया 10। आपसे पूछा है फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, 30 गुणा 10 300 वर्ग मीटर।
उतार लिया गया। अब देखो एक दो बातें हैं वो सारे के सारे चतुर्भुजों में लागू होती हैं। जैसे हेडिंग डालेंगे चतुर्भुज, यानी क्षेत्रफल वाले में रिलेशन क्या होता है वो हम पीछे भी मैं ये बात बता चुका हूँ, अब वापस रिपीट कर रहा हूँ। कोई भी चतुर्भुज हो, अगर आपको दोनों विकर्ण एक दूसरे से काटते हुए दे रखे हैं, इनका क्षेत्रफल A1, A2, A3, A4 दे रखा है, तो इनमें आपस में रिलेशन क्या होता है, A1 गुणा A3 बराबर है A2 गुणा A4। इन चार में से 3 त्रिभुजों का क्षेत्रफल देगा आपको, एक का पूछेगा। यानी आमने सामने वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का गुणा जो है वो क्या होता है, बराबर होता है, और मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। यानी इन दोनों के क्षेत्रफलों का गुणा पूरे चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होगा, आधा होगा। आगे बात समझ में। इसके बाद मैंने ये बात भी बताई थी कि अभी अगर किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए और जो 2 शीर्ष बच गए इनको मिला दिया जाए, तो ये जो विकर्ण होगा इसको ये दोनों भुजाएं बराबर बराबर 3 हिस्सों में बांटेंगी। ये चीज़ बताई गई थी क्या। अब यहाँ क्षेत्रफल में थ्योरी क्या बनेगी, अगर किसी चतुर्भुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को सम्मुख शीर्षों से मिला दिया जाए, मान लो इसका क्षेत्रफल A है, इसका क्षेत्रफल B है, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, मान लो इस y का मान क्या होगा। तो ध्यान रखना, किसी भी चतुर्भुज में 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को विपरीत शीर्षों से मिलाने पर जो बीच में चतुर्भुज बनता है ना, इसका जो क्षेत्रफल है वो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, योग के बराबर होगा। और पूरा जो चतुर्भुज है उसके क्षेत्रफल का ये जितना है उतना ये है, तो पूरे चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होगा, आधा होगा। क्या होगा, आधा होगा। होता कैसे है, देखो इधर त्रिभुज में हमने ये थ्योरी पढ़ी थी क्या अभी, किसी त्रिभुज में शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, माध्यिका। और माध्यिका त्रिभुज को क्षेत्रफल की दृष्टि से बराबर भागों में बांटती है, यानी एक माध्यिका खींच दी तो जो 2 त्रिभुज बनेंगे वो क्षेत्रफल में बराबर रहेंगे। जैसे ये एक चतुर्भुज दे दिया, इस भुजा का मध्य बिंदु ये दे दिया, इस भुजा का मध्य बिंदु ये दे दिया, इनको मिला दिया। अभी मैंने ये बताया इसका क्षेत्रफल अगर A है, इसका B है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, A + B होगा। होगा कैसे, देखो इस शीर्ष से सामने वाली भुजा सामने वाले शीर्ष को मिला दिया, त्रिभुज लिया मैंने ABD में, ये अगर मध्य बिंदु है इस त्रिभुज में, ये मध्य बिंदु है, तो ये त्रिभुज हो गया। शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका, और माध्यिका त्रिभुज को क्षेत्रफल की दृष्टि से बराबर बराबर भागों में बांटेगी। यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जितना होगा उतना ही इसका होगा। क्या, मान लो इसका x है तो इसका भी कितना होगा, x होगा। इसी प्रकार हमने त्रिभुज लिया ये BCD, इसमें इस भुजा का मध्य बिंदु है क्या, ये मध्य बिंदु है, तो ये माध्यिका हो गई। और माध्यिका त्रिभुज को क्षेत्रफल की दृष्टि से बराबर बराबर भागों में बांटती है, यानी इसका y है तो इसका भी क्या होगा, y होगा। तो इसका मतलब है इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल इसका पूरे का x + y तो होगा, और इसका कितना है x, इसका कितना है y, यानी दोनों के जोड़ के बराबर ही तो होगा। तो ध्यान रखना, किसी भी चतुर्भुज में 2 विपरीत शीर्षों से सामने वाली भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए
तो जो चतुर्भुज बनता है ये बीच वाला, इसका क्षेत्रफल इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा, और मूल जो चतुर्भुज है पूरा उसके क्षेत्रफल का आधा होगा। ये बात आ गई क्या समझ में? तो ये लिख दो ऐसे कैसे, पहले तो ये लिख दो, उसके बाद दूसरी कंडीशन ये लिख के उसके नीचे ये लिख दो। लिख लिया गया। इसी में एक केस और बनेगा, वो क्या होगा? अगर चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, इस भुजा का मध्य बिंदु ये हो गया, इसका मध्य बिंदु ये हो गया, इसका मध्य बिंदु ये हो गया और इसका मध्य बिंदु ये हो गया, इस सिर से इसको मिला दिया, इस सिर से इसको मिला दिया, इसी प्रकार इधर वाले सिर से इससे इसको मिला दिया, इससे इसको मिला दिया। इसका क्षेत्रफल A है, इसका B है, इसका C है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल D है। तो आपसे पूछेगा बीच वाला जो चतुर्भुज बना है इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो ध्यान रखना क्या होगा, इसका जो क्षेत्रफल है वो जो चार त्रिभुज बने हैं ना, इनके क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा। चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा। इसके नीचे अगला केस ये और लिखो। यहाँ से आपको ये वैल्यू दे देगा, बीच में डायरेक्ट इसका क्षेत्रफल पूछ लेगा। और ज्यामिति में एक थ्योरी पढ़ाई थी क्या भाई, कि अगर किसी भी चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से कोई भी चतुर्भुज बनता है तो वो हमेशा कौन सा चतुर्भुज होगा? समांतर चतुर्भुज होगा। और इसका क्षेत्रफल मूल चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होगा? आधा होगा। बताई थी। लास्ट बात ध्यान रखोगे कि किसी भी चतुर्भुज में एक विकर्ण दे दे और उससे विपरीत जो शीर्ष बच गए, इससे इसके ऊपर लंब डाल दिया ये, इससे इस विकर्ण के ऊपर लंब डाल दिया ये, और आपको इन विकर्ण पर डाले गए लंबों की लंबाई दे दे और इस विकर्ण का मान दे दे, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा जाए वो होता है 1/2 गुणा विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। 1/2 गुणा विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग।
1/2 गुणा विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग होता कैसे है। एक त्रिभुज लिया हमने, ये ऊपर वाला, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, आधार ये आ जाएगा, ऊंचाई ये होगी। इसी प्रकार इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, दोनों में 1/2 कॉमन आ जाएगा, ये आधार है यानी चतुर्भुज में क्या बना विकर्ण, ये भी कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या इन दोनों का योग बचेगा। तो 1/2 गुणा विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग।